हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। यहाँ पर जो भी स्टडी की जाती है वो सभी स्पेशल ही होता है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कि फर्स्ट यूनिट हम सब इसमें अध्ययन कर रहे हैं। इस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 1.1 सब यूनिट क्लियर कर लिया है। अब आज इस वीडियो में हम 1.2 पढ़ेंगे। तो 1.2 क्या है हमारा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ये आपके HI, VI और IDD तीनों ट्रेड में पढ़ा जाने वाला कॉमन पेपर है। तो आप किसी भी ट्रेड से अगर अध्ययन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पढ़ सकते हैं और इससे अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो 1.2 है हमारा अवधारणा, अर्थ और परिभाषा, अपंगता, क्षति, विकलांगता, गति सीमा और आवास और पुनर्वास। तो चलिए हम आज 1.2 कवर करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं उसके माध्यम से समझना चाहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्षति क्या होता है। तो क्षति के बारे में आप लोगों को वैसे भी कुछ ना कुछ आइडिया होगा ही, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्षति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसमें क्षति में क्या होता है कि इंद्रिय अंगों का जो ह्रास होता है या इसकी जो कमी होती है। इंद्रिय अंग का मतलब जो मानव शरीर में आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो पांचों इंद्रियां हैं, इसी को आपको स्पेशल तरीके से अगर बताया जाए या स्पेशल एजुकेशन में जब आप पढ़ते हैं तो आँख को आप लोग क्या पढ़ते हैं, नेत्र। कान को आप लोग क्या पढ़ते हैं, श्रवण। और नाक को आप क्या पढ़ते हैं, घ्राण इंद्रिय। और उसके बाद त्वचा को आप क्या पढ़ते हैं, तो त्वचा को आप स्पर्श इंद्रिय। जीभ को आप क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर स्वाद इंद्रिय। तो अगर स्पेशल एजुकेशन में आप लोग जानेंगे तो ये इंद्रियां जो होती हैं ये आप स्पेशल तरीके से जानेंगे। लेकिन वही जो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है वो अगर किसी भी प्रकार से उसमें कमी आ रही है या अंगों का उसमें ह्रास हो रहा है या इन इंद्रियों में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हो रही है या इनको चोट पहुंच रहा, हानि हो रही है, किसी भी प्रकार से इनमें कमी आ रही है, तो वो एक तरीके से शरीर संबंधी ह्रास या कमी जो जन्म के समय हो या जन्म के बाद भी ये उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे में इसे क्या कहेंगे, क्षति कहेंगे। यानी कि क्रियात्मक रूप से यदि आप कोई कार्य करने में अक्षम हो रहे हैं, अर्थात आपका कोई अंग है जो कि कमी के कारण आप उस कार्यशैली में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो क्षति कहलाता है। चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, दोनों प्रकार से अगर किसी भी प्रकार में कमी पाई जा रही है और उसके परिणाम स्वरूप आप कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्षति कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कान के जो पर्दे होते हैं अगर इनमें छेद हो जाए तो क्या होता है कि बालक को सुनने में समस्या हो जाती है। या कह लीजिए कि अगर बच्चे को पोलियो है तो बच्चा चलने में असमर्थ माना जाता है, अर्थात उसकी चलने की जो क्रिया होगी वो समस्यात्मक हो जाएगी। इस प्रकार आँखों की जो रोशनी है वो अगर खत्म हो जाए या उसमें किसी भी प्रकार की क्षति पाई जाए, जैसे कि रेटिना है, रेटिना में किसी प्रकार की अगर विकृति आ रही है तो कहीं ना कहीं बालक को देखने में समस्या उत्पन्न होती है। अगर ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है तो एक तरीके से क्या होता है कि ये आपके कार्यात्मक में या क्रियाओं में आपके बाधा उत्पन्न हो रही है और फिर उस क्रिया को आप संपन्न नहीं कर सकते हैं और आपके शरीर में ये चीज़ें हानि के रूप में मौजूद होती हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, क्षति कहते हैं। चाहे क्रियात्मक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, यदि कोई हानि पाई जा रही है तो वो क्षति कहलाएगा। आगे बात करेंगे अक्षमता। अक्षमता क्या होता है,
तो अक्षमता से अभिप्राय ये होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा यदि सामान्य व्यक्ति की तरह वो अपनी क्रियाओं को संपन्न नहीं कर पा रहा है, मतलब वो जैसे सामान्य व्यक्ति कार्य करते हैं उस तरीके से अगर वो कार्य नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अक्षम व्यक्ति कहलाएगा। अगर उस क्रियाओं को करने में उसे समस्या आ रही है तो वो एक तरीके से उसकी अक्षमता को वहाँ पर दर्शाएगा। अक्षमता का संबंध हम अभाव से भी लगा सकते हैं। यह आंशिक रूप से भी हो सकता है और पूर्ण रूप से भी हो सकता है, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि आंशिक रूप से बाधित जो भी बालक होगा वो संपूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की अपेक्षा सुनने की क्रिया में अधिक सक्षम होगा। जो आंशिक रूप से बाधित बालक होगा वो संपूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की अपेक्षा सुनने की जो उसकी क्रिया होगी वो अधिक सक्षम होगी। इस पे आप थोड़ा सा गौर दे करके इसको समझिएगा। उसी प्रकार से हाथों में अगर लकवा से ग्रसित व्यक्ति है तो उसके पैरों में लकवा ग्रसित व्यक्ति की अपेक्षा चलने में अधिक सक्षम वो होगा। यानी कि हाथ में अगर लकवा है तो जो जिसके पैर में लकवा है वो जिसके हाथ में है वो उससे ज़्यादा तेज चलेगा या चलने में वो सक्षम होगा। आगे बात करेंगे इसी अक्षमता में ही कि जो हानि होता है, अगर हम हानि से रिलेटेड करके अक्षमता को पढ़ें तो जब कोई हानि हो जाती है शरीर में किसी भी प्रकार की, उसके परिणाम स्वरूप यदि वो व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, कार्य करने में वो सक्षम नहीं है, स्वयं से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो वो उसकी अक्षमता कहलाती है। अब बात करेंगे असुविधा की। असुविधा क्या होती है? किसी शारीरिक या मानसिक के कारण एक सामान्य जो व्यक्ति होता है वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो एक दिव्यांग व्यक्ति होता है उसे जब कार्य करने में समस्या आती है, यानी कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप के कारण अगर उसमें कोई कमी आ रही है तो वो जो सामान्य मनुष्य हैं उनकी तरह अगर वो कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसे कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस होगी। इसी क्षमता को क्या कहेंगे? हम असुविधा कहेंगे। कि उसे अगर कठिनाई हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? असुविधा कहलाएगा। अर्थात वो अपने कार्य को नहीं कर सकता है। दिव्यांगता किसी व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या होती है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कोई भी चीज़ हो जाए। दिव्यांगता जो होती है व्यक्ति के शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों समस्याओं से ये जुड़ी होती है। इसी में अगर मैं एक साथ आप लोगों को क्षति, अक्षमता, सुविधा तीनों चीज़ें समझाने का प्रयास करूं तो एक लाइन में ये होगा कि क्षति क्या होता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, यदि उसमें किसी भी प्रकार से अंग उसके हानि पाए जा रहे हैं, मतलब सामान्य व्यक्ति में अंग से संबंधित या मानसिक रूप से संबंधित यदि उसमें कोई हानि पाई जा रही है तो उसकी क्षति कहलाएगी। वहीं पर अगर उस क्षति के परिणाम स्वरूप, यानी कि कोई हानि पाई जा रही है, उस हानि या क्षति के परिणाम स्वरूप जब उसे कोई कार्य करने में असुविधा होगी तो वो उसकी क्या कहलाएगी? असुविधा। या कार्य करने में वो सक्षम नहीं होगा तो वो असुविधा कहलाएगा। इसके साथ साथ यदि वो उन कार्यों में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है तो वो उसका क्या कहलाएगा? अक्षमता। यानी कि जब शारीरिक रूप से हानि पाया गया तो वो क्या कहलाया? आपका क्षति। और उसी हानि के परिणाम स्वरूप यदि वो कार्य करने में सक्षम नहीं हुआ तो वो उसकी अक्षमता कहलाएगा। और जब क्षति, अक्षमता दोनों के परिणाम स्वरूप वो कोई भी कार्य करने में सक्षम ना हो, यानी कि सामान्य तरीके से सामान्य मनुष्यों की तरह वो कार्य नहीं कर पा रहा है तो वो असुविधा कहलाएगा। आगे बात करेंगे दिव्यांगता के कई प्रकार हैं जिसमें अस्थायी पूर्ण दिव्यांगता आती है। अस्थायी आंशिक रूप से और अस्थायी विकलांगता। अस्थायी पूर्ण विकलांगता मतलब अस्थायी पूर्ण विकलांगता का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत वहाँ पर दिव्यांगता की जो पराकाष्ठ जो स्थिति बची है उसमें थोड़ा सा कम
और अस्थायी आंशिक विकलांगता की मतलब ये कुछ टाइम बाद ठीक हो सकता है और अस्थायी विकलांगता की कभी ठीक नहीं हो सकता है। अब जैसे पांचों ज्ञानेंद्रियों में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे श्रवण बाधित जो बालक होता है उनको सुनने में समस्या होती है। जो दृष्टि बाधित बालक होते हैं अर्थात जिन्हें आँख से देखने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें कोई भी चीज़ अच्छे से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है या पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है। इसमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं। दृष्टि बाधिता में देखने में उन्हें समस्या आएगी, अस्थ बाधिता में उनको चलने में समस्या आएगी, अर्थात उनको एक तरीके से अपंग व्यक्ति बोला जाता है। अपंगता का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर जो बाधिता पर अवरोधों द्वारा सीमा बंधन होता है। अपंगता का अर्थ ये होता है कि बाधिता पर अवरोधों द्वारा सीमा बंधन होता है, जो या तो बालक पर थोप दी जाती है या फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। यह बालक की दिनचर्या को बुरी तरीके से प्रभावित भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए अपंगता का मतलब ये होगा कि जहाँ पर कोई बाधा है, कोई अवरोध है और उसको और भी अवरोध बना दिया जाए, यानी कि उसके सामने तो बाधा है ही है और उस पे और भी बाधा अगर कर दी जाए कि उस पे बच्चे पे कोई चीज़ थोप दिया जाए, वो उस कार्य को नहीं कर सकता, फिर भी उस कार्य को करने के लिए उसे बार बार बाधित किया जाए, तो एक तरीके से क्या होता है कि वो उसकी अपंगता को या तो वो बच्चा खुद स्वीकार कर लेगा या फिर बालक क्या करेगा कि जो वो थोड़ा बहुत अपना कार्य स्वयं से कर भी लेता है वो भी नहीं करेगा, यानी कि एक तरीके से वो कुंठाहीन हो जाएगा या कह लीजिए कि उसमें कुंठा बैठ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। क्षति अक्षमता असुविधा के संबंध में अगर हम देखें तो जो श्रवण बाधित व्यक्ति होते हैं उनके कान के पर्दों को नुकसान यहाँ पर पहुँचता है। जो ध्वनि ग्रहण करने में उनको कठिनाई होती है, अर्थात वो किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं सुन पाते हैं, सामान्य ध्वनियों को सुनने में वो एक तरीके से असमर्थ होते हैं। आगे बात करें तो जो आँख से जिनको प्रॉब्लम होती है, जिसको दृष्टि दिव्यांग बोलते हैं, इसमें रेटिना पर प्रतिबिंब ठीक से नहीं बनता है। पढ़ने लिखने में बच्चों को समस्या होती है और प्रतिबिंब ठीक से न बन पाने के कारण बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने लिखने में कहीं ना कहीं असमर्थ होते हैं। अस्थि की बात करें तो यहाँ पर जो पैर या बाजू या शारीरिक कोई भी अंग उसमें अगर गत्यात्मक चीज़ें नहीं हो रही हैं या उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा अच्छे से, वहाँ पर हड्डियाँ अकड़ जाती हैं, जकड़न सा महसूस होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि बच्चे चलने फिरने में कठिनाई महसूस करते हैं। आगे बात करें मानसिक, इसमें क्या होता है कि जो बौद्धिक रूप से अक्षम होते हैं या कह लीजिए उनमें बौद्धिक योग्यता नहीं पाई जाती है, तो वो क्या कहलाता है, बौद्धिक रूप से अक्षम बालक या मानसिक रूप से पीड़ित बालक। सामान्य बालकों की तुलना में ये निम्न स्तरीय क्रियाएं करते हैं, यानी कि बहुत ही जो बच्चे तेज होते हैं या कह लीजिए कि जो बच्चे एज के अनुसार अपने कार्य करते हैं, ये उससे बहुत ही कम या उससे बहुत निम्न तरीके का जो कार्य होता है उस कार्य को ये करते हैं, अर्थात वो सामान्य बच्चों की तरह कार्य करने में अक्षम होते हैं। यदि अब हम इस यूनिट का सारांश देखें तो थोड़ा सा इस पे भी हम ध्यान दे लेते हैं। दिव्यांगता एक शारीरिक और मानसिक स्थिति को संदर्भित करता है जो कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों, इंद्रियों या उनकी गतिविधियों को सीमित कर देता है, यानी कि उनकी जो गतिविधि होती है या कार्यात्मक क्षमता होती है उसको वो सीमित कर देता है। कोई भी व्यक्ति अगर वो दिव्यांगता से पीड़ित है तो, चाहे वो शारीरिक रूप से चाहे वो मानसिक रूप से। बाधिता जो होती है वो मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और शारीरिक संरचना या कार्य की जो हानि होती है या फिर उसमें असामान्यता देखने को मिलता है। अपंगता एक पुराना शब्द होता है जिसका अब अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो वो किसी व्यक्ति की दुर्बलता या दिव्यांगता के कारण समाज में होने वाले नुकसान को वो प्रदर्शित करता है, यानी कि अपंगता जो शब्द है वो बहुत ही पुराना शब्द है। इसका अब कम ही उपयोग किया जा रहा है क्योंकि ये एक व्यक्ति की दुर्बलता को, उसकी कमजोरी को वो दर्शाता है समाज में।
गतिविधि सीमा को किसी व्यक्ति के गतिविधि से यहाँ पे जोड़ा जाता है, अर्थात जो गतिविधि सीमा है वो किसी सामान्य व्यक्ति की जो गतिविधियाँ होती हैं उससे यहाँ पर जोड़ा जाता है। यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही है या उसमें पुनर्वासों में जो उपाय किए जाते हैं वो अगर शामिल नहीं है तो इससे भी उनको कठिनाई महसूस होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि उनको पुनर्वास दिया जाता है, उसमें गतिविधि में कार्य करने के लिए उनको वहाँ पर शामिल किया जाता है ताकि वो व्यक्ति अपने ही पर्यावरण में रह करके वहाँ पर क्रियाशील रहे और जो भी उसे कार्य करना है या उसे जो लक्ष्य दिया गया है या उसने जो स्वयं से लक्ष्य निर्धारित किया है उसको वो प्राप्त करने में सफल बन सके। और पुनर्वास क्यों दिया जाता है? जो उस व्यक्ति में बची हुई क्षमता होती है उसको डेवलप करने के लिए वहाँ पर सहायता दी जाती है। पुनर्वास के विपरीत आवास का अर्थ व्यक्तियों, विशेष रूप से जन्मजात या फिर कह लीजिए कि दिव्यांगता वाले जो लोग होते हैं उनके कौशलों को वहाँ पर विकसित करने में मदद मिलता है। जो उनके पास मतलब कार्य करने के लिए कभी भी क्षमता विकसित नहीं होती थी, वो क्षमता उनकी वहाँ पर विकसित कराई जाती है। तो ये पूरे यूनिट का सारांश था जो जिसमें आपके क्षति, अक्षमता, असुविधा ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। और इसके साथ साथ गतिविधि सीमा क्या है, उसमें बाधा किस प्रकार से आती है और जब बाधा आती है तो जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार से उसमें कठिनाई महसूस करते हैं और फिर सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, उन्हें किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये यूनिट आपका यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको कहीं भी समझने में समस्या आ रही होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि आप लोगों के और जो साथी हैं उनको भी ये वीडियो मिल सके। यदि आप लोगों को कोई अन्य क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर भी आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। इसके लिए आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।